नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुई है और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ श्री प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बेंगलोर में चल रहे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज तीसरे दिन कई स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने पदक जीते। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन इस वर्ष 4 से 13 जून तक किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 आज से फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले तय। पहला सेमीफाइनल केरल और कर्नाटक के बीच, वहीं दूसरा सेमीफाइनल मणिपुर और पश्चिम बंगाल के बीच खेला जाएगा। श्रोताओं, सबसे पहले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, जिसका आज तीसरा दिन है और आज तैराकी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, मलखंब, भारोत्तोलन और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। आइए सीधे रुख करते हैं बेंगलोर का, जहां हमारे संवाददाता आनंद श्रीवास्तव ताजा अपडेट्स के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। आनंद, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज तीसरे दिन का इन खेलों का क्या अपडेट है आपके पास? शुक्रिया सिद्धार्थ। अगर सबसे पहले बात करें तो जो खेलो इंडिया गेम्स इस बार आयोजित किए गए हैं, बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर दूर ये जैन ग्लोबल कैंपस है। वहां आज वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक के 2 मुकाबले हुए। महिलाओं के स्वर्ण पदक के मुकाबले में एसआरएम इंस्टीट्यूट चेन्नई ने भरतियार विश्वविद्यालय कोयम्बटूर को 25-14, 25-22, 25-14 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं इस स्पर्धा का कांस्य पदक एडमांस विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल के नाम रहा। एडमांस ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को पराजित किया। पुरुष वर्ग की बात करें तो एसआरएम ने यहां भी बाजी मारी है। एसआरएम ने फाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट को 25-22, 25-23, 25-19 से हराया और इस स्पर्धा का कांस्य पदक महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के नाम रहा। सिद्धार्थ, आज बैडमिंटन के भी मुकाबले खेले गए। सेमीफाइनल मैच था। बैडमिंटन में टीम इवेंट होता है यूनिवर्सिटी गेम्स में और बेस्ट ऑफ 5 होता है। तो आज जो पुरुष वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, वहां इंडिया के नंबर 3rd रैंक प्लेयर, जो ऑल इंडिया सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग है उसमें तीसरे स्थान पर काबिज हैं जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु के रघु मरिस्वामी। उन्होंने सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय पुणे के आर नितिन को 2-0 से हराया। महिला के मुकाबले भी आज हुए हैं। वहां भी टीम इवेंट में सेमीफाइनल मुकाबला हुआ, जहां जैन विश्वविद्यालय बेंगलोर की तानिया हेमंत ने सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय की कवि प्रिया सेल्वम को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और सिद्धार्थ, अपने श्रोताओं को बता दें कि ये जो दोनों फाइनल मुकाबले हैं पुरुषों और महिलाओं के टीम इवेंट के, वो कल खेले जाएंगे। बैडमिंटन के जो मुकाबले खेले जा रहे हैं वो जैन स्पोर्ट्स स्कूल में खेले जा रहे हैं, जो जैन ग्लोबल कैंपस से 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जी सिद्धार्थ। बिल्कुल आनंद, आप ये बताइए कि ये तो हो गए नतीजों की बात, लेकिन वहां पे खिलाड़ियों में किस तरह का उत्साह आपको दिख रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो एक इतने सारे विश्वविद्यालय के खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। एक छोटा, जो हम ये कह सकते हैं कि छोटा इंडिया जो है वो वहां पे देखने को मिल रहा है, और किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं खिलाड़ियों के अंदर? बहुत ज्यादा उत्साह। आपने बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ की एक मिनी इंडिया का समागम यहाँ पर है। लगभग 4000 एथलीट हैं। 198 से ज्यादा विश्वविद्यालय देश के आए हैं। और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल प्रधानमंत्री ने शुरू की थी कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाएं, वहां की संस्कृति को समझें, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत बड़ा मंच है। उत्साह की आपने बात की तो आज अंजू बॉबी जॉर्ज आई थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि वो लंबी कूद की एक बहुत महान एथलीट हैं। वो आई थी, उन्होंने हौसला बढ़ाया। मेजर ध्यानचंद अवार्डी और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे ने भी आज यहाँ पर युवा खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। और जो वॉलीबॉल का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था, जो मेडल सेरेमनी था, उसमें उनके हाथों से प्राइज दिया गया। तो जब इतने बड़े बड़े नाम आपके पास आते हैं, आप विश्वविद्यालय स्तर पर खेल रहे हैं, आपका सपना है देश के लिए नाम कमाना, देश के लिए पदक जीतना, तो बहुत उत्साह बढ़ता है। और यहाँ की व्यवस्था की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ, तो एक जमाना होता था जब विश्वविद्यालय खेल होते थे, जब हम पढ़ा करते थे, तो इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन बहुत ही सुचारू व्यवस्था है रहने की, खाने की।
एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो भी इवेंट हो रहे हैं वहां पर जो रेफरी हैं या फिर जो जज हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो डोमेस्टिक हो या फिर जिसमें सिर्फ जोनल लेवल पे रेफरी की हो या अंपायरिंग की हो। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब रेफरी अंपायर मुकाबलों को जज करते हैं तो स्तर बहुत ऊपर हो जाता है सिद्धार्थ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो मानदंड है, जो उस तरह का माहौल है वो पूरा दिख रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो भी वहां पर जाकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, उनको कोच कर रहे हैं या वहां पे जाकर कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बडिंग प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधाएं आपने बताई हैं आनंद। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं और बहुत दिलचस्पी लेते हैं खेलों में, खुद भी बैडमिंटन खेलते हैं, वो भी इन खेलों में आए थे, खिलाड़ियों से बात की थी, हौसला बढ़ाया था। और कहीं ना कहीं ये एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म भी है बहुत सारे खिलाड़ियों का, जो आने वाले समय में इस साल ही राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल दोनों आयोजन होने वाले हैं। तो उसमें भी इनमें से कुछ खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी प्रतिभा को दिखाइए। और बहुत सारे इवेंट में कोचेज पैनी नजर बनाए हुए हैं इन यूथ टैलेंट्स पर कि उनको फिर टॉप स्कीम में या फिर दूसरी खेल योजनाओं में शामिल किया जाएगा और वो वहां से आगे का सफर तय करेंगे और वैश्विक मंचों पर भारत को पदक दिलाएंगे। सिद्धार्थ। बिल्कुल आनंद, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ने और हमारे श्रोताओं को अपडेट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता आनंद श्रीवास्तव, जो बैंगलोर से बता रहे थे कि क्या कुछ रहा अपडेट। और इसके अलावा आपको बता दें कि इन खेलों के अलावा तैराकी की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में आर्यन पांचाल ने आज स्वर्ण पदक जीता। जैन विश्वविद्यालय के राज रेलेकर दूसरे स्थान पर और एसआरएम विश्वविद्यालय के विकास प्रभाकर तीसरे स्थान पर रहे। मलखंब की टीम स्पर्धा में मुंबई विश्वविद्यालय पहले, पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय दूसरे और अमरावती का संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा। और इसके अलावा अगर हम बात करें निशानेबाजी में भी आज प्रतियोगिता हुई और 98 किलोग्राम भारोत्तोलन में पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के वैष्णव ठाकुर ने आज स्वर्ण पदक जीता है। तो ये तो स्थिति थी आज वहां पे क्या इवेंट हुए। और प्रेम, हमें लगता है कि जिस तरीके से, जैसा कि आनंद ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, और जिस तरह से ये खिलाड़ी वहां पर पूरा जो है, जिसे कह सकते हैं हम एक महाकुंभ है खेलों का, तो उनको एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा मिली है। बिल्कुल हम कह सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये नया भारत है। यहाँ पे स्वच्छ भारत भी है और स्वस्थ भारत भी है जी। यहाँ पे फिट इंडिया भी है और खेलो इंडिया भी है। और फिट इंडिया के तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बिल्कुल जी, शुक्रिया। तो निश्चित रूप से देश की खेल संस्कृति में बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छी मुहिम है भारत सरकार की और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की। जैसा कि आनंद जी ने भी अभी सारी रिपोर्ट्स हमको दी, ये जो इवेंट्स है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, उनके सक्सेसफुल होने के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करवाने के लिए शुरू करवाए गए। और ये जो इवेंट्स है, इनका बेसिकली जो टारगेट है वो 18 से 25 साल के हमारे वो उदीयमान एथलीट्स को तराशना है, जो कि कल को जाके देश के जो है देश की तरफ से ओलंपिक जैसी प्रतिस्पर्धाओं में जाके देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि देश की खेल संस्कृति के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छी इवेंट्स है, जहां अभी आनंद जी ने बताया कि लगभग 200 के यूनिवर्सिटीज वहां पे, यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेंट्स जो है वहां पे भाग ले रहे हैं और बहुत ही बढ़िया वहां पे व्यवस्थाएं हैं एथलीट्स के लिए। पूरा प्रॉपर एकदम जो है एनवायरनमेंट वहां पे बनाया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ये आने वाले भारत के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, खासकर खेलों के हिसाब से। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन इस साल 4 से 13 जून तक किया जाएगा। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए आयोजन और समन्वय समिति की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श किया। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेल में नए विचारों के साथ काम किया जाना चाहिए, जिससे कि समूचे देश में हरियाणा को लेकर और चर्चाएं हों। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेल का एक शुभंकर और पंचकुला में अगले महीने की 8 तारीख को जारी किया जाएगा। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने कहा कि पंचकुला के अलावा खेलों का आयोजन शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में लगभग 8,500 खिलाड़ी भारत के 5 जो देशी खेल हैं उसको मिलाकर कुल 25 खेलों में शिरकत करेंगे। तो ये भी एक अच्छी पहल है खेलो इंडिया युवा खेल की। बिल्कुल, और हम देख सकते हैं हरियाणा तो हमारे खिलाड़ियों के लिए, हम कहें कि खेलों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो खिलाड़ियों की मंडी रही है। चाहे हॉकी की बात करें, चाहे बॉक्सिंग की बात करें, रेसलिंग की बात करें, हर खेल में देश को रिप्रेजेंट किया है। देश को स्वर्ण पदक से लेकर बहुत सारे पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिलवाए हैं। अगर वहां ये गेम्स आयोजित होते हैं तो अपने आप में पूरे देश की खेल संस्कृति को एक नया आयाम देने के लिए काफी होगा। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में अब शुरू हो चुका है। पुणे के एमसी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स ये आमने सामने हैं और आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 7 मैचों में 5 जीत के साथ राजस्थान 10 अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं बैंगलोर 8 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की खास रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद सभी खेल प्रेमियों की निगाहें पुणे के एमसी स्टेडियम पर लगी होंगी, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल आमने सामने होंगे। अपने पहले दोनों मैच जीतकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत राजस्थान रॉयल्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं दूसरी ओर पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर पटरी पर लौटी फॉफ डुप्लेसिस की अगुवाई वाली आरसीबी की टीम लीग में दूसरी जीत हासिल करने के लिए अपना दमखम दिखाएगी। वानखेड़े स्टेडियम की पिच से शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है और दोनों टीम इसका फायदा उठाना चाहेंगी। राजस्थान की तरफ से ओपनर जोस बटलर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और आरसीबी के गेंदबाजों को इस ओपनर बल्लेबाज को जल्दी आउट करने का उपाय खोजकर ही मैदान पर उतरना होगा। यदि बटलर जल्दी आउट नहीं हुए तो वे आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं, जैसे उन्होंने शनिवार को मुंबई के खिलाफ अपनी शतकीय पारी के दौरान किया था। ओपनर यशस्वी जायसवाल और तीसरे नंबर पर उतरने वाले देवदत्त पडिक्कल को अब अपनी अहमियत साबित करनी होगी। पहले मैच में अर्धशतक लगाने के बाद राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन मुंबई के खिलाफ अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए थे। सैमसन अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखकर आगे बढ़कर नेतृत्व करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अभी इस समय जोस बटलर और देवदत्त पडिक्कल जो हैं वो क्रीज पर हैं और जिस तरह से आज ये अहम मैच है, क्या कुछ लगता है प्रेम आपको क्या होने वाला है आज के मैच में? देखिए, मैच बहुत ही खूबसूरत होने वाला है क्योंकि राजस्थान की टीम एकदम पावर पैक्ड टीम है और पिछले 1-2 मैचेस को हम देखें, इनफैक्ट सारे ही मैचेस को हम देखें जी, तो बहुत ही बढ़िया खेल रही है। जोस बटलर को मैं जोस बटलर नहीं विस्फोट बटलर कहूंगा। 3 शतक मार चुके हैं और मुझे लगता है कि वो रुकने वाले नहीं है। वो उनका जिस कॉन्फिडेंस से वो खेलते हैं और इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, वहां भी बहुत बढ़िया अपनी वनडे और T20 टीम के वाइस कैप्टन भी है। तो देखना है कि मैच आज किसका पलड़ा भारी रहता है। वैसे देखने से तो लगता है कि राजस्थान बहुत बढ़िया करेगी। बिल्कुल, जोस बटलर और जैसे कि देवदत्त पडिक्कल जो है दोनों ही बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और 491 रन बनाकर बटलर ऑरेंज कैंप की जो सूची है उसमें नंबर 1 हैं और काफी इस समय सबकी निगाहें उन पर लगी हुई हैं और देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रहता है आज के इस मैच में। बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 आज से फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू हुई। एशिया महाद्वीप में बैडमिंटन का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। 6 दिन तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन भारत की चुनौती पेश करेंगे। लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि वे इस चैंपियनशिप में चौथा पदक जीतने की कोशिश करेंगी, लेकिन एचएस प्रणय ने चोटिल होने के कारण पुरुष सिंगल्स से अपना
नाम वापस ले लिया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत की ओर से मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियावान की इंडोनेशिया की जानी मानी जोड़ी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। मौजूदा विश्व चैंपियन और जापान के हॉकी ताकुरो और कोबायाशी योगो की जोड़ी भी टूर्नामेंट में खेलेगी। तो काफी अहम टूर्नामेंट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आगाज आज से मनीला में हुआ है। कैसे देखते हैं प्रेम से? अब बिल्कुल, अभी पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो बहुत सारी चैंपियनशिप्स में हमारे जितने भी एथलीट्स का आपने नाम लिया, चाहे पीवी सिंधु हो, साइना नेहवाल हो, या युवा लक्ष्य सेन की हम बात करें, या फिर सात्विक साईराज और इनकी जो डबल्स जोड़ी है उनकी हम लोग बात करें, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन ये लोग करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो प्रदर्शन है वो अपने आप में इनको आत्मविश्वास से लवरेज करेगा और ये एशियन चैंपियनशिप में फिर से अपना लोहा मनवाने के लिए एकदम तैयार होके गए हैं। बिल्कुल, तो इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए अपडेट्स हम आपको स्पोर्ट्स स्कैन में देते रहेंगे। बात करते हैं फुटबॉल की। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। मेजबान केरल, कर्नाटक, मणिपुर और पश्चिम बंगाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पहला सेमीफाइनल केरल और कर्नाटक के बीच, वहीं दूसरा सेमीफाइनल मणिपुर और पश्चिम बंगाल के बीच खेला जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। बृहस्पतिवार को होने वाले पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला मेजबान केरल से होगा। शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में मणिपुर और पश्चिम बंगाल आमने सामने होंगे। दोनों ही मैच पायनाड स्टेडियम में रात 8 बजे से खेले जाएंगे। फाइनल मैच 2 मई को खेला जाएगा। इससे पहले कल कर्नाटक ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में गुजरात को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। कर्नाटक को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 3 गोल के अंतर से जीतना था। सुधीर कोटिकेला ने 12वें और 29वें, कमलेश पी ने 28वें और मगेश सिल्वा ने 60वें मिनट में गोल करके टीम को शानदार सफलता दिलाई। इससे पहले ग्रुप के एक अन्य मैच में विवेक कुमार और निखिल शर्मा के दूसरे हाफ में किए गए गोल से पूर्व चैंपियन सेना ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही ओडिशा को 2-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। ओडिशा को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मणिपुर के बाद ग्रुप बी में दूसरी टीम बनने के लिए इस मैच को ड्रॉ करने की जरूरत थी, लेकिन इस हार के बाद कर्नाटक की बड़ी जीत से उसकी उम्मीदें टूट गईं। सेना की टीम के कप्तान विवेक ने मैच के 74वें मिनट में हेडर से गोल कर टीम का खाता खोला। इसके 8 मिनट बाद निखिल ने टीम की बढ़त को 2 गुना कर दिया। मैच के 87वें मिनट में ओडिशा के अभिषेक रावत को रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद टीम 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर थी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार संतोष ट्रॉफी की विजेता कौन सी टीम बनती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, 4 सेमीफाइनलिस्ट जो हैं संतोष ट्रॉफी के तय हो गए हैं, जहां पे एक और मेजबान केरल है, कर्नाटक है, मणिपुर है और पश्चिम बंगाल। तो कौन बनेगा इस बार का चैंपियन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या कहेंगे प्रेम? बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो देश की खेल संस्कृति है, मैं बार बार कहता हूं कि उसमें एक नया अध्याय है, जहां किसी एक ही खेल को नहीं बल्कि सभी गेम्स में जो है हमारे एथलीट्स को तराशा जा रहा है। और ये फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट या बंगाल या फिर साउथ इंडिया में हमारे खासे एथलीट्स है फुटबॉल के। तो ये निश्चित रूप से जो केरला में हो रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि कितने जो है बहुत बढ़िया एथलीट्स फुटबॉल के हमारे निकलकर यहाँ आते हैं। जी बिल्कुल, और बृहस्पतिवार को होने वाले पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला मेजबान केरल से होगा और दूसरा मुकाबला होगा शुक्रवार को, जहां पे मणिपुर और पश्चिम बंगाल आमने सामने होंगे। शिलांग में स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल ने 83वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में जीत साथियान को 4-3 से हराकर 10वीं बार राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि 10वां खिताब खास से और पहले खिताब की तरह ही इसे भी मैं हमेशा याद रखूंगा। महिला सिंगल्स फाइनल में शीजा अकुला ने मोमा दास को 4-1 से हराकर पहली बार खिताब जीता। वो खिताब जीतने वाली तेलंगाना की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पिछले साल उन्हें फाइनल में मनिका बत्रा ने हराया था। पुरुष डबल्स की फाइनल की बात करें तो आरबीआई के सौरव साहा और वेस्ले डो रोसारियो ने सौम्यजीत घोष और जुबिन कुमार को 3-2 से हराया। महिला डबल्स में रेलवे की शीजा और आइका ने
आरएसपीबी की तेके में सरकार और प्राप्ति सेन को 3-2 से मात दी। मिक्स डबल्स में आकाश पाल प्राप्ति सेन ने हरियाणा के सौम्यजीत घोष और सुहाना सैनी को हराया। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। प्रेम, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सर। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार।